अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज मंडे का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है और आपको पता है मंडे ब्लूज़ एक बड़ी कॉमन सी फीलिंग है। इट्स सो डिफ़िकल्ट गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। हम लोगों को इतना मुश्किल लगता है मंडे को दोबारा से काम पे जाना। वीकेंड्स होते हैं भाई, उसमें इंसान इतना ज़्यादा रिलैक्स होता है और पता नहीं वीकेंड की कितनी अजीब सी बात है, शुरू होता नहीं कि ख़त्म हो जाता है। सही नहीं कह रहा हूँ, एकदम से लगता है कि अभी तो शुरू हुआ था और अभी ख़त्म हो गया। वो जो प्लान्स थे वो भी पूरे नहीं हुए और एक दिन तो पूरा सोने में ही गुजर जाता है। दिल चाहता है कि हफ्ते में शायद 2-3 बार वीकेंड को आना चाहिए। हाँ लेकिन काम करना भी ज़रूरी है। पर्सनल ग्रोथ के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग यही सोच रहे होते हैं कि काम सिर्फ फाइनेंशियल गेन्स के लिए होता है, लेकिन काम करना आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हमेशा कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहनी चाहिए। बहुत सारे वो लोग जो कि अभी जॉबलेस हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं या कोई सबैटिकल लिया हुआ है, दे आर टेकिंग टाइम टू डिसाइड क्या करना है। उस दौरान भी आप घर में अगर फारिग बैठेंगे तो फारिग बैठना भी एक एडिक्शन होती है। ये एक ऐसा नशा है खाली बैठने का और कुछ ना करने का कि अगर ये नशा आपको लग जाता है तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ ना कुछ करते रहें, कोई हॉबी अपना लें, उस हॉबी को आप चलाते रहें। आप फिटनेस की तरफ चले जाएं। जितने लोग अभी काम नहीं कर रहे और कोस रहे हैं वक्त को कि यार हमें जॉब नहीं मिली या बहुत दिनों से जॉब ढूंढ रहे हैं, क्या हो रहा है, प्लीज़ फिटनेस पे ध्यान दें। फिटनेस करने के लिए ना आपको पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है जितने लोगों को मैंने देखा है जो काम नहीं कर रहे होते वो ओवरवेट हो जाते हैं। भाई अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे आपके पास नहीं आ रहे तो ज़्यादा खाने की भी क्या ज़रूरत है। लोग कहते हैं डिप्रेशन है तो हम ज़्यादा खा रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। और हेल्दी चाहे आपके पास जॉब नहीं हो, कोई काम नहीं हो, कोई गोल इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आगे क्या करना है, दिस इज़ द टाइम आप अपने आप को वक्त दें। आप जिम ज्वाइन कर लें, नहीं ज्वाइन कर सकते तो बेतहाशा तो अब पार्क्स खुल गए आपके शहर में। हर गली नुक्कड़ पे कोई ना कोई पार्क होता है, वहाँ जाएँ, दौड़ लगाएं। और जब आप दौड़ लगाते हैं व्हेन यू रन तो आपका ब्रेन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी हिट करता है और फिर यू आर एबल टू थिंक एंड डिसाइड कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा अपने घर वालों की वजह से, अपने पेयर्स की वजह से, अपने सीनियर्स की वजह से अपने करियर के डिसीजन ले रहे होते हैं और ये नहीं सोचते कि हम खुद करना क्या चाहते हैं। और ये वक्त आपको लेना चाहिए। यू मस्ट टेक टाइम, थोड़ा सा वक्त निकालिए, डिसाइड कीजिए, थोड़ा सोचिए कि आप किस चीज़ में एक्सेल करते हैं, कहाँ आपका दिल है, कौन सा शौक़ ऐसा है जिसके अंदर आप करियर बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने शौक़ में अपना करियर बनाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। और आज आपकी मुलाकात हम ऐसे ही शख्सियत से कराने वाले हैं। यंगस्टर हैं और अपना करियर क्विट करके अब म्यूज़िक में करियर बना रहे हैं। हमारे साथ हैं वसी फारूक। अस्सलाम वालेकुम वसी, हाउ आर यू? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। वसी, अभी मुझे पता ही चला कि आप पहले कुछ और कर रहे थे और अब आप म्यूज़िक कर रहे हैं। थोड़ी सी अपनी स्टोरी सुनाइए। जी बिल्कुल। 2019 में मैंने ग्रेजुएट किया था टर्की से और फिर मैं जब वापस आया तो मैंने एक मार्केटिंग फर्म ज्वाइन की जहां मैं जॉब कर रहा था। तो तकरीबन 1-1.5 साल वहाँ मैंने नौकरी की और फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मेरा पैशन बचपन से ही म्यूज़िक रहा है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वो उसको परस्यू करना चाहता हूँ। तो जब अपना वो मार्केटिंग कर रहे थे, व्हेन यू वर गोइंग टू द ऑफिस एंड ऑल, तब एक अजीब सी वो कमी का एहसास होता होगा यकीनन। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरू से लाइक आई सेड शौक तो मुझे था और मैं यही सोच रहा था क्योंकि अभी एज ऐसी है कि अभी रिस्क आप ले सकते हो और आप वो इट माइट पे ऑफ। तो मैंने फिर अम्मी अबू से बात की, अल्हम्दुलिल्लाह दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग। उन्होंने कहा अगर आपको वाकई ही लगता है कि आप इसमें कामयाबी कर सकते हो तो 100%। बट आपने अपनी डिग्री मुकम्मल कर ली। जी जी बिल्कुल। और ये बेहतरीन बात है ख़वातीन और हज़रात, अपने बच्चों के लिए भी और आप खुद भी अगर पढ़ रहे हो तो डिग्री मुकम्मल कीजिए और फिर अपना शौक़ ज़रूर परस्यू कीजिए क्योंकि आपका प्लान भी रेडी है। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको एक बहुत ही खूबसूरत गाना भी सुनाएंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। मेरे दिल को इशारा किया, सच मैं कहूँ मैं तो तेरा उस वक्त ही हो गया था। तेरी हंसी रोशन कर देती थी मेरी दुनिया, तू खो गई। तड़पे सुनने की तेरी आवाज तो मैं बैठा हूँ तन्हा, सोचता हूँ करवा कब तक
सहूंगा ये जो दर्द तूने है छोड़ा, दिल ये बेचारा टूट गया है सारा, यादों में तेरी बस ये जिंदगी चलती जाएगी। पा 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 रा 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 रा, पा 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 रा रा रा, चलती जाएगी। पा 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 रा 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 रा, पा 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 रा रा रा, चलती जाएगी। वाह भाई, वेरी नाइस। हमारे साथ हैं वासे फारूक। वासे, ये आपकी पूरी कॉम्पोजिशन अपनी है? जी बिल्कुल। सो ये मेरा लेटेस्ट गाना है, इसका नाम घाव है, GHAO, और ये सब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है। महीना तकरीबन हो चुका है जो रिलीज़ किया था, and बिल्कुल जैसे आपने कहा, ये लिखा, कंपोज सब मैंने खुद किया। वेरी नाइस। मुझे बात बताइए, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से ली? कोई शायर बहुत पसंद है? फॉर्मल ट्रेनिंग कहीं से नहीं ली, बस जब जॉब क्विट की तो इसी माइंडसेट से की थी कि करना है ये, मतलब कुछ भी हो जाए तो करना है हर हाल में। तो लिखना शुरू किया। पहले मैंने शुरुआत जो की थी वो इंग्लिश से मैंने की थी, इंग्लिश गानों से मैंने की थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन उर्दू पे किया, और कॉम्पोजिशन यूट्यूब और कई जानने वाले हैं जो मिक्सिंग म्यूज़िक का सेंस उनको था, तो उनसे पूछ पाछ के और खुद ही सीखा बस। अच्छा, कोई भी म्यूजिशियन होता है, उसका दोस्तों का हल्का बहुत काउंट करता है। फ्रेंड्स आपको बड़ा सराह रहे होते हैं या क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, अबे तू ये गा देख, तुझे वो म्यूजिक सुनना चाहिए। बिल्कुल, और आई थिंक ये हेल्प भी बहुत करता है, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो अक्सर इस तरह होता है कि मैं कभी कोई गाना बनाता हूँ जो मुझे नहीं पसंद आ रहा होता, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं दूसरे दोस्तों से भी पूछता हूँ उनका ओपिनियन, अगर उनको पसंद आ, बिल्कुल कैसा लग रहा है, तो उनका ओपिनियन काफ़ी मैटर करते हैं मेरे लिए, और इट्स गुड कि उनका ओपिनियन वो वैल्यूबल फीडबैक अपना देते हैं। तो वहाँ से कहीं से सीखी नहीं सिंगिंग, बस ये खुद ही आती है? सिंगिंग कहीं से नहीं सीखी। गिटार मैंने डेफिनेटली सीखा था, टीचर मेरे थे, बट सिंगिंग खुद ही से, मतलब खुद ही से। वरना बहुत सारे लोग आजकल मैं जानता हूँ, जितने भी सिंगर्स होते हैं, चूंकि आपको पता है अब पाकिस्तानी म्यूजिक इज ग्लोबली नोन, एंड यू नो बैक टू बैक डिफरेंट आर्टिस्ट के गाने, यू नो, द सुपर हिट्स एंड ऑल। तो अब जो नई जनरेशन आती है, कभी शो पे भी आती है, वो सब फॉर्मल ट्रेनिंग लेते हैं एंड दे लर्न क्लासिकल, और वो आई थिंक वो क्लासिकल सीखने के बाद कोई सी भी जॉनरा में गाना गाते रहे, वो दैट डजंट रियली मैटर। आई थिंक फॉर मी, मैंने क्लासिकली ट्रेन मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास वर्क बुक्स हैं, कई ऑडियो बुक्स हैं जिनकी मैं वोकल ट्रेनिंग्स में करता रहता हूँ। तो इफ़ नॉट बाय लर्निंग विद अ टीचर, तो आई थिंक ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपके पास बुक्स हैं तो आप उसी से, ऑडियो बुक्स से सीख सकते हैं। अच्छा, बस कोई एक आर्टिस्ट होता है जिसको देख के आप अपना उसके पीछे करियर पूरा डिज़ाइन करते हैं, आप कहते हैं कि यार मुझे ऐसा बनना है या इस तरह का मेरा करियर रन होना चाहिए? मैं बचपन से स्ट्रिंग्स सुनता रहा हूँ, और मुझे बहुत पसंद है उनका म्यूज़िक, जिस तरह उन्होंने फ्रॉम द 90s टिल अब तक जैसे अपने म्यूज़िक को चेंज भी किया, तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है मेरे लिए, एंड मेरी कोशिश यही होती है कि उन्हीं की तरह का म्यूजिक बनाऊं। स्ट्रिंग्स की म्यूजिक का एक बहुत बड़ा जो एक क्रेडिट जाता है, उसकी पोएट्री को भी जाता है। डेफिनेटली, आई थिंक वो पोएट्री इतनी बेहतरीन, एंड यू नो दे आर लकी टू हैव सच ग्रेट राइटर्स इन द फैमिली इवन, तो वो एक वो बड़ा एक उनके पास वो है। आप खुद लिखते हैं या आप चाहते हैं कि और लोग भी लिखें आपके लिए? मैं दरअसल एक इंग्लिश बैंड भी है 21 पायलट्स के नाम से, जो काफ़ी, आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, तो वो मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं। तो जब मैंने इंग्लिश में लिखना शुरू किया था, मेरा फोकस यही था कि मेंटल हेल्थ, जो चीज़ें अक्सर लोग इतनी ज़्यादा कंसिडर यहाँ नहीं करते, डिप्रेशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई, लोग ओवरलुक कर देते हैं, तो मेरी कोशिश यही थी कि वैसा ही लिखूँ, एंड आई एम ऑलवेज ओपन अगर कोई लिखना चाहता है, ताकि बिकॉज इस एक आर्ट बनाने के लिए कोलैबोरेशन, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो अभी व्हाट इज अ रेगुलर डे लाइक? आपका एक रोजमर्रा की जिंदगी का दिन क्या होता है? रेगुलर डे इज वेकिंग अप, और फिर शुरू हो जाता हूँ बस या तो लिखना होता है या कंपोज करना होता है। अक्सर इस तरह होता है क्योंकि सुबह के वक्त कोई ना कोई शोर हो रहा होता है, कभी घंटी बज जाती है, कुछ ना होता है, तो मेरी कोशिश होती है अगर वोकल टेक्स लेने हैं वो मैं फिर रात को ही करूँ, या कोई भी जिसमें माइक का इन्वॉल्वमेंट है तो वो मैं रात को ही टेक्स करता हूँ। सुबह उठ के मैं कोई कॉम्पोजिशन बना लेता हूँ या राइटिंग कर लेता हूँ। और आपने एक्सरसाइज का मेंशन किया था, तो शाम के वक्त मेरी कोशिश यही होती है कि डेफिनेटली जॉगिंग करूँ और एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है सिंगर्स का अच्छा यू नो आपको एक पूरा पैकेज होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अभी पहले के दौर पे सिंगर्स बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन अभी अगर आप लेटली देखें 90s में सिंगर्स ऐसे आने लगे थे जिनको देख के उनसे
आपको बड़ी मोहब्बत हो जाती थी, क्रश हो जाता था लोगों का कि वाह यार, यू नो नाजिया, ज़ुहैब एंड आलमगीर एंड यू नो द लिस्ट इज एंडलेस, इवन जुनून और वाइटल साइंस, यू नो ये लोग भी सब इतने गुड लुकिंग, यंग, फिट और वेल स्पोकन लड़के लड़कियां सारे म्यूज़िक फील्ड में आ रहे थे। मुझे एक बात बताएं, जब आप एक टारगेट अपने आप को देते हैं रोज़मर्रा का, वो व्यूज़ होते हैं या यू नो यू वांट टू बी फीचर्ड इन सम म्यूज़िक प्रोग्राम, एक आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है, म्यूजिशियन के? मेरे दिमाग में ऑनेस्टली यही चल रहा होता है कि मैं एक ऐसा गाना बनाऊं या एक ऐसा कंटेंट बनाऊं जो लोगों के साथ हिट करे, जो रेजोनेट करे उनके साथ, जो कोई गाना वो सुन के कहें कि यार इस गाने ने मुझे एक इम्पैक्ट दिया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, जो मैंने आपको अभी गाना सुना है घाव, उससे काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं कि उनको ये गाना बहुत पसंद आया है। तो आई थिंक जब आपको पता होता है कि आपके आर्ट ने किसी पे एक पॉजिटिव असर किया है, उससे बेहतर चीज़ नहीं है। जबरदस्त। बट यू आर ओपन टू सिंग फॉर प्लेबैक, ड्रामों के OSTs, आप डेफिनेटली हर चीज़ के लिए, हर ना? चीज़ के लिए, बिल्कुल, हर चीज़ के लिए। लेकिन वासे क्या ये होता है कि कोई म्यूजिक अपलोड आप करते हैं, फिर उसके बाद आप व्यूज़ चेक करते रहते हैं, कितने व्यूज़ आए, कितने व्यूज़ आए यूट्यूब? शुरू में होता था डेफिनेटली, बट आई थिंक कंटेंट अगर आपका अच्छा होगा ना तो इट स्पीक फॉर इटसेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में डेफिनेटली चेक करता था और डिसअपॉइंटमेंट भी होती थी जब नहीं आ रहे होते थे, बट जैसे मैंने इस गाने का बताया, खुद ही से आने लगे तो आपको उस वक्त पता होता है कि आप एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आपको व्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं होती फिर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आजकल के दौर में मेरे ख्याल से आपको कोई भी काम करने के लिए एक सोशल मीडिया स्टार होना बहुत ज़्यादा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़रूरी हो गया है। बिल्कुल सही आप कोई भी काम कर रहे हो, अगर आप वो उसको टिकटॉक पे नहीं डालेंगे, इंस्टाग्राम पे नहीं डालेंगे, आप ये कर रहे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतना ग्लोबलाइजेशन इस तरह आ गई है कि कंटेंट एक रेस बन चुकी है ऑलमोस्ट, कि कंटेंट आपको पोस्ट करना है, आपको एक्टिव रहना है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि रेगुलरली कवर्स मैं बहुत अपलोड करता हूँ, तो इंस्टा पे हो, वो टिकटॉक पे भी आएँ, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आएँ, हर जगह आएँ। अच्छा, अभी आप सोलो हैं, यू डोंट हैव अ बैंड? जी बिल्कुल, सोलो म्यूजिक बना बिल्कुल, रहे सोलो होते हैं। म्यूजिक। अच्छा, कौन से सिंगर्स पसंद है, किन के कवर्स करते हैं ज़्यादातर? लाइक आई सेड, स्ट्रिंग्स मुझे बहुत पसंद है। वो तो बैंड है ना? जी, वो तो सोलो सिंगर्स का। मुझे अभी रिसेंटली अब्दुल हनान के गाने बहुत पसंद आए, एंड यू नो इरादे, आई एम श्योर एवरीवन नोज अबाउट इट। कैफे खलील जैसे है, माशाल्लाह, उन्होंने जिस तरह कैफी खलील सॉरी, कैफे खलील माय बैड, उन्होंने जैसे गाना बनाया है जो ग्लोबली 8 है, आई थिंक इट्स वंडरफुल। तो इन लोगों को जब आप देखते हो तो आप यही एस्पायर करते हो कि इन्हीं की तरह आप ऐसा गाना बनाओ जो इस तरह इम्पैक्ट करे लोगों को। ज़बरदस्त। हमारी दुआ है वासे आप ऊंचाइयां छुए कामयाबी की, so much. और इसी तरह का अच्छा म्यूजिक बनाते रहे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स हो रहे होते हैं, कभी ज़लज़ले आ रहे हैं, कभी फ्लड्स हमारे मुल्क में पिछले साल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा तबाही की। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक पूरी साइंस है, और किस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो वो कौन से इदारे हैं जिनके साथ आपको राब्ते में रहना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता घर में आग लग जाए, या कभी कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, या घर की छत गिर जाए, या कोई भी डिज़ास्टर ऐसा हो जो कि आपके कंट्रोल के बाहर हो, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए। एक बहुत ही शानदार रेस्क्यू सर्विस है जिसका नाम है रेस्क्यू 1122। आज उसकी टीम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलालुद्दीन शेख साहब। वालेकुम सलाम। पारस उनार, स्टोर इंचार्ज रेस्क्यू 1122। अस्सलाम वालेकुम पारस। तस्कीन जैदी, कंट्रोल रूम ऑपरेटर रेस्क्यू 1122। अस्सलाम वालेकुम। और तनवीर अहमद साहब, डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, आप साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 है क्या? ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया, और इस प्रोग्राम के तवसत से क्योंकि इट्स एन अगेन अवेयरनेस प्रोग्राम, और हम भी चाह रहे थे कि लोगों को 1122 के बारे में पता होना चाहिए।
क्योंकि इस प्रोविंस में ख़ास तौर पर इट्स वेरी न्यू सर्विस, बाकी प्रोविंसेस में ये सर्विस काफ़ी अरसे से चल रही थी एंड वी आर वेरी न्यू, 1 साल से हम लोग जो है ऑपरेशनलाइज सिंध में। जी बिल्कुल। रेस्क्यू 1122 बेसिकली सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 इट्स एन वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट और हमने जो अपने सफ़र का आगाज़ किया था वो किया था 2022 से और हमारी जो फर्स्ट रेस्क्यूअर की टीम थी और जिसमें हमारी टीम के इस वक्त मेरे कॉलीग्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको हमने पंजाब से जो स्पेशलाइज रेस्क्यू की ट्रेनिंग्स होती हैं, बिकॉज वी हैव ओनली वन नेशनल रेस्क्यू अकेडमी इन लाहौर, वहाँ से इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 4 मंथ्स की इन्होंने ट्रेनिंग की और हमें इन्होंने अक्टूबर 2020 को फर्स्ट बैच ने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया था और तभी से हम लोग यहाँ पर ऑपरेशनल हैं। अच्छा, रेस्क्यू 1122 में क्योंकि जो विजन था गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो यही था कि पूरे प्रोविंस में अंडर द वन अम्ब्रेला हम सारी रेस्क्यू सर्विसेज प्रोवाइड करें, जिसमें एम्बुलेटरी सर्विस और इसके अलावा हमारे पास फायर फाइटिंग सर्विस और इसके अलावा हमारे पास जो है वो वाटर रेस्क्यू सर्विस और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू सर्विस हम लोग इस वक्त जो है लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इवन अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की भी रेस्क्यू सर्विस उनको रिक्वायर्ड है या किसी भी किस्म का खुदा न खास्ता कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, कोई डिज़ास्टर आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, सो वी आर रेडी टू रेस्पॉन्ड। इस वक्त हम लोग जो ऑपरेशनल है वो कराची में ऑपरेशनल है, लाड़काना में ऑपरेशनल है, जहाँ पर हम पूरी सर्विसेज जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं और इसके अलावा जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हमारी एम्बुलेटरी सर्विस जो हम एक प्राइवेट इदारे के साथ जो है वो मैनेज करवा रहे हैं और एम्बुलेटरी उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन है। जी बिल्कुल, सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के साथ जो प्रीवियसली अमन फाउंडेशन थी और वो अब क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ गए हैं तो हमारे जो एम्बुलेटरी कॉम्पोनेंट है वो हमारा मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और ये कितने शहरों में सिंध के? इस वक्त जो अगर हम एम्बुलेटरी सर्विसेज की बात करें तो कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, हैदराबाद, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट में ये सर्विसेज और सक्कर में जो है वो एम्बुलेटरी सर्विसेज अवेलेबल है। और एक्सपेंड करें अभी आप इस वक्त वी आर इन द एक्सपेंशन फेज और होपफुली बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें और ऐड करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा हम जो क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर हाईवेज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स का रेशो बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमने यही डिसाइड किया था कि हर 50 किलोमीटर्स पे चाहे वो M9 हो, चाहे वो N5 हो या N55 हो, तो सारे जो सिंध के साथ कनेक्टेड मोटरवेज़ और हाईवेज़ हैं हर 50 किलोमीटर्स पे हम सेटेलाइट स्टेशन बनाने जा रहे हैं और वहाँ से खुदा न खास्ता अगर इस तरह कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो बाकी मोटरवे की पुलिस और बाकी इदारों के साथ मिलकर इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके फुली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज, फुली ट्रेंड फोर्स और ये सिर्फ एम्बुलेंस सर्विस नहीं होगी, वहाँ पर हम इंशाल्लाह फायर फाइटिंग सर्विस और एक हम स्पेशलाइज्ड व्हीकल इस वक्त हमने डिज़ाइन की है जिसको हम हाईवे रेस्क्यू व्हीकल के नाम से इंशाल्लाह उसको भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाईवे रेस्क्यू व्हीकल, जी बिल्कुल, तो इट्स मल्टीपर्पज़ व्हीकल और ये फर्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। बेहतरीन। आपको पता है 2015 में मेरा हाईवे पे ही एक्सीडेंट हो गया था कराची टू हैदराबाद के राउट पे और वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी पूरी डैमेज हो गई, मैं था, मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी और ड्राइवर भी था और आपको पता है वहाँ पर इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। मतलब समझ में नहीं आता करें तो किसको कॉल करें, ईदी की एम्बुलेंस को करें या चीपा को कॉल करें और करें भी और सिग्नल आ रहे हैं, नहीं आ रहे, नहीं मिल रहा। इमीडिएटली फिर हमने 15 कॉल की तो पुलिस आई और पुलिस ने फिर हमें लम्स जो अस्पताल है नूरियाबाद में वहाँ पे हमें इमीडिएटली वहाँ पे फिर ट्रांसफ़र किया क्योंकि सिवियर इंजरीज थी मेरी कोलीग को भी, मुझे भी, वी हैड टू गो। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था बट इट्स हाई टाइम कि हमें इस तरह की एक सर्विस की ज़रूरत है क्योंकि आपको पता है आए दिन अभी कल परसों भी पता ही चला कि एक और हाईवे पे एक और हादसा हुआ, कुछ 13-14 अफराद उसमें हलाक हो गए। मुझे एक बात बताएं तस्कीन, आप कंट्रोल रूम ऑपरेटर हैं, किस तरह के कॉल्स आते हैं, किस तरह आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कंट्रोल रूम का क्या काम होता है? कॉल जो है वो क्या कहते हैं, हमें जो कॉल मिलती है उसमें से बहुत सी कॉल ऐसी होती हैं जो फेक होती हैं या ऐसे ही लोग मजाक के तौर पे या ऐसे ही इंजॉय करने के लिए कर लेते हैं। बाकी जो कॉल्स हैं उस पर हम रिस्पॉन्स ऐसे करते हैं कि जो हमारी टीम है वो रेडी रहती है किसी भी हादसे पे पहुंचने के लिए। तो जैसे ही हमें कॉल मिलती है तो फायर की गाड़ी हो या एम्बुलेंस हो या रेस्क्यू की गाड़ी हो वो हमारी तरफ से जो है वो फ़ौरन। और कितने लोगों का एक टीम जाती है रेस्क्यू के लिए? ये डिपेंड करता है कि जो हमें रिपोर्ट मिली है उसमें कितने लोगों की ज़रूरत है। अच्छा। हो सकता है कि वो हादसा बड़ा हो, हो सकता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग जाते हैं? मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा ऑपरेशनली क्योंकि जैसे आपको तस्कीन ने भी बताया कि डिफरेंट किस्म की कॉल्स होती हैं
और डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अगर कोई एम्बुलेटरी सर्विस की कॉल है तो जब क्योंकि पूरा डिस्पैचिंग मैकेनिज्म इस वक्त हमारे पास कराची में है, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल हमने कराची में ही इसको इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है। और इसी तरह से कॉल जब डिस्पैच होती है तो वो डिपेंड करता है कि किस किस्म की कॉल है। अगर फायर फाइटिंग की और कॉल उस है, हिसाब से फिर आपकी टीम रवाना एक तो फिक्स कॉल, एक तो देखिए हमारी टीम्स जो है, जैसे अगर हम फायर फाइटिंग की बात करें तो जो हमारे फायर व्हीकल्स होती हैं उसके साथ हमारे 5 फायर फाइटर ऑफिसर, फायर फाइटिंग जो है वो होते हैं रेस्क्यूअर्स, और उसके साथ एक फायर फाइटिंग ऑफिसर होता है, एक ड्राइवर होता है। तो वो एक टीम हमारी पूरी कंपोजिशन है हर गाड़ी की। खवातीन और हज़रात, रेस्क्यू 1122 की टीम हमारे साथ मौजूद है। वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त टीम मौजूद है रेस्क्यू 1122 की। एक बहुत ही बेहतरीन इदारा है जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी सिंध को, और अब ये इदारा काम कर रहा है। पिछले 1 साल से इनकी एम्बुलेंसेज भी काम कर रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की तबीयत ख़राब होती है, घर में आग लग जाती है, आपने सिर्फ एक नंबर डायल करना है, वो है 1122, और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन, और 1122 रेस्क्यू सर्विस अब एक्टिव है। पारस, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप स्टोर इंचार्ज हैं, स्टोर इंचार्ज का क्या काम होता है? बेसिकली हमारा काम होता है इन्वेंट्रीज़ का, या जो हमारी डिस्पैचिंग का काम होता है, इस तरह की हमारी जो ऑफिस में जो भी हमारी इन्वेंट्रीज़ होती हैं, इससे रिलेटेड हमारा काम होता है। इन्वेंट्रीज नोट करने का। और तनवीर, आपका? सर बेसिकली मैं इंसिडेंट कमांड सिस्टम का एक पार्ट हूँ, जिसके अंदर ऑपरेशन एक सेक्शन है, और ऑपरेशन के अंदर जो भी हम एक रिस्पांस कर रहे होते हैं उस टीम का हिस्सा हूँ मैं, डिज़ास्टर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो जब भी कोई मसला होता है तो हमें ही वहाँ भेजा जाता है, चाहे वो फायर फाइटिंग हो, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू हो, वाटर रेस्क्यू हो, तो हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर हमारी अलग अलग टीम होते हैं जो कमांड कर रहे होते हैं, हमारे सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, वो हमें लीड करते हैं। जैसे ही बेसिक वो जितना भी हमें मतलब लीड कर रहे होते हैं उसके ही मुताबिक हम वहाँ काम करते हैं इमरजेंसीज में। और कॉल की कितनी देर के बाद आपकी गाड़ी पहुंचती है? सर हमारी टीम पहले से रेडी होती है, अलर्ट होती है। जैसे ही हमें कॉल मिलती है और एड्रेस जैसे ही हमें मिल जाता है, हम लोग गाड़ी निकल जाती है। तकरीबन हमें 30 सेकंड या 1 मिनट लगते हैं रवाना होने में गाड़ी में। ठीक है। और फिर जितनी देर की भी जितनी मुसाफत फिर हो। वो अच्छा, क्या आपके लोकेशन पे डिपेंड अलग अलग जगह स्टेशंस हैं मौजूद हैं कराची में? बिल्कुल, हमारे जो अगर हम स्टेशंस की बात करें तो अगर हम सिर्फ कराची की मैं अगर बात करूं, कराची में हमारे पास जो हेडक्वार्टर के अलावा 4 स्टेशंस हमारे पास कराची में हैं, अलग अलग इलाकों, अलग अलग इलाकों में। क्योंकि और वो कौन से इलाके हैं? इस वक्त जो हमारे पास है वो एक तो है हमारे पास कोरंगी में, ठीक है। उसके अलावा कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ FB एरिया, शाह फैसल में, और एक हमारे पास मंगू पीर में। मंगू पीर लेप्रोसी हॉस्पिटल अगर आपको याद हो, वहाँ पर हम स्टेशन इस वक्त हमारा अंडर प्रोसेस है। और एक और ऑफिस हमारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी बन जाएगा, वो है हमारे पास सुपर हाईवे पे, मेन सुपर हाईवे पे। और क्योंकि इस वक्त मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम लोग प्लान कर रहे हैं हाईवेज़ पे बनाने के लिए, तो हमने 0 पॉइंट जो अपना इस वक्त स्टेशन है हाईवेज़ के लिए वो हमारे पास इस वक्त हाईवे पे बना रहे हैं। उसके बाद फिर उसको उसी को लेते हुए हर 50 किलोमीटर पे हम अपने स्टेशन बनाते जाएंगे। जहाँ तक अगर हम बात करें रेस्पॉन्स टाइम की, तो सबसे अहम जो चीज़ होती है किसी भी रेस्क्यू सर्विस के लिए वो होता है रेस्पॉन्स टाइम। एब्सोल्युटली। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस वक्त हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम, अगर हम कराची की बात करें एम्बुलेटरी सर्विसेज के लिए, विच इज़ 8 मिनट्स टू 12 मिनट्स। और इसी तरह से अगर हम फायर फाइटिंग की बात करें, फायर सर्विसेज की बात करें, विच इज़ अराउंड 25 टू 30 मिनट्स। और इसके लिए क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम से हम बहुत सारे मैसेजेस भी लोगों को देंगे, और हमें अवेयरनेस के लिए हम बाकी इदारों के साथ भी काम करें कि जब भी एम्बुलेंस को देखें, जब भी आप फायर फाइटिंग गाड़ी को देखें, काइंडली उसको रास्ता दें। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के हालात भी ऐसे ही हैं। ट्रैफिक के हालात, और फिर मेरे ख्याल से ईगो का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर एम्बुलेंस को निकलना चाह रही होती है तो कुछ लोगों का ईगो भी होता है कि नहीं भाई, क्यों ऐसे ही खाली है, ये तो खाली में शोर क्यों मचा। ऑफ कोर्स खाली होगी तो शोर मचा के पहुंचेगी कहीं। अच्छा, इसके लिए भी क्योंकि हमारी पॉलिसीज डिज़ाइन हुई हैं, जो अगर हमारी फायर ब्रिगेड या अगर कोई एम्बुलेंस या और भी कोई रेस्क्यू व्हीकल अगर वहाँ पर किसी रास्ते में जाए तो वो सायरन के साथ नहीं जाती। सायरन तब बजाया जाता है जब उसमें कोई इमरजेंसी होती है। ठीक है। तो इसी वजह से लोगों को ये चीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो सायरन के साथ 11 22 की कोई भी रेस्क्यू की गाड़ी देखें तो प्लीज़ तावन करें। तावन करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे एक बात बताएं, आप अगर कभी ऐसा हो कि खुदा ना खासा, जिस तरह अभी फ्लड्स आए थे,
एक बहुत 360 डिग्री की एक कलामिटी थी, अनकंट्रोलेबल वो थी, उसमें आप कोलैबोरेट करते हैं एनजीओज के साथ और कंपनीज के साथ? जी बिल्कुल, उसमें मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि हमारे पास बिल्कुल इसकी डेडिकेटेड टीम है। और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था तो हमने एक फिजिबिलिटी स्टडी कराई थी। उस फिजिबिलिटी स्टडी में हमारे पास जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं, क्योंकि इस वक्त जो डिप्लॉयमेंट हो रही है वो इसी तरह से ही हो रही है कि वो एरियाज़ जहाँ पर फ्लड्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं या होने जा रहे हैं, वहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट होगी वो हमारी इसी तरह की जो फोर्स होगी वाटर रेस्क्यू की, वो हम डिप्लॉय करेंगे। और रेस्क्यू में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, क्योंकि इंडिपेंडेंटली हम काम नहीं कर सकते जब तक हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं होगी बाकी इदारों के साथ। कराची में हम बहुत अच्छे तरीके से कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के साथ कर रहे हैं, SIHS के साथ कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे हैं जिनको हमने इंटीग्रेट किया है यहाँ पर अपनी सर्विसेज के साथ, क्योंकि जो मेन विजन या एम है वो यही एक अंडर वन अम्ब्रेला सारी सर्विसेज मुहैया की जाए, तो वो कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चल सकती। लेकिन आबिद, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग इदारे मौजूद हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, उनके मुकाबले में 1122 बेहतर कैसे? देखें, रेस्क्यू 1122 अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि हर इदारे का एक अपना मैंडेट है और वो काम करता हुआ आ रहा है, बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम उनकी सर्विसेज को कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनकी सर्विसेज एट द पार नहीं है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 का एक अपना मैंडेट है और रेस्क्यू 1122 बनाने का मकसद भी यही था कि अंडर वन अम्ब्रेला लोगों को एक ही नंबर के साथ हम कनेक्ट करें और उनके हर मसले यानी कि रेस्क्यू या किसी इमरजेंसी की सूरत में हम उनको रेस्पॉन्ड करें। इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे इदारे जो पहले से काम कर रहे हैं यहाँ पर, उनको हमने 1122 के साथ इंटीग्रेट कर दिया है, क्योंकि फ्यूचर में देर शुड बी ओनली सिंगल नंबर 1122 और उनको अगर किसी भी किस्म की सर्विस की ज़रूरत होगी, चाहे वो कोई और इदारा दे रहा है, उसको भी हम इंटीग्रेट करते जा रहे हैं। बेहतरीन। तो इसी वजह से मैं जैसे इंटरनेशनली 911 है, एग्जैक्टली तो यहाँ पे वो 1122 और आई थिंक इट्स एन इजी नंबर, उसमें लोगों को वेरी इजी नंबर याद भी रह जाएगा। उसके साथ मुझे एक और चीज़ आप ये बताएं कि अगर कभी भी खुदा न खासा अल्लाह ना करे ये कलामिटीज़ जब होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जिन्होंने अपने तौर पे ही, मतलब एम्बुलेंस भी वहाँ से निकल गई और ये भी खुद ही लेके अस्पताल एक टीम पहुँच जाती है। उसके अंदर काफ़ी दफ़ा ये भी होता है ना कि वो लोग एम्बुलेंस को कहते हैं कि भाई अब आप पहुँचे नहीं वक्त पे और हमारा पेशेंट ज़ाया हो गया या कोई क्या, हाउ डू यू डील विद द सिचुएशन लाइक दैट? अच्छा देखें, इसके लिए जो हमने प्रपोज किया था, इस वक्त हम प्रोविंशियल रेस्पॉन्स एक प्लान बना रहे हैं और उसमें सारे इदारों जो रेस्क्यू सर्विसेज में काम कर रहे हैं या रेस्क्यू 1122 काम कर रही है, इन सबको पता होगा कि किस तरह से किसको रेस्पॉन्ड करना है और किसको कमांड करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कमांड एंड कंट्रोल हो वो किसी एक इदारे के साथ हो, उसके बाद फिर बाकी सारे कनेक्टेड हों। और इसी तरह से इस वक्त जो KPO का इंसिडेंट हुआ था, आपको याद होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुँच गई थी और बहुत लोग जो एक्चुअल इदारे जो काम करना चाह रहे थे उनको स्पेस बहुत कम मिल रही थी। तो इस वक्त ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद इट, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध डायरेक्टली इसको लीड कर रही है और बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्रोविंशियल रिस्पांस जो प्लान है वो बन भी जाएगा और बहुत ईजीली हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे इस तरह की क्लाइमेटी इश्यूज़ को। अच्छा, आपकी जो एम्बुलेंस है जो कि उसमें कोई डॉक्टर भी मौजूद होता है? डॉक्टर्स उसमें नहीं होता, उसमें बेसिकली ट्रेंड पैरामेडिक होता है, पैरामेडिक्स। और इसमें उसकी जो कंपोजिशन है इस वक्त, क्योंकि जो हमने एम्बुलेंसेस प्रोक्योर की थी उसमें जो हमारे पास 70 एम्बुलेंसेज ऐसी थी जो एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट जिसमें वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और बाकी जो हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, क्योंकि 230 एम्बुलेंसेज इस वक्त पूरे प्रोविंसेस के लिए हमने प्रोक्योर की हैं और उसमें से काफ़ी तकरीबन 70% जो है वो ऑपरेशनल है। वो ये तकरीबन सारी जो एम्बुलेंसेज हैं उसमें 70 जो है वो एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट है और बाकी जो एम्बुलेंसेज हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट हैं जिसमें फुली इक्विप्ड होती हैं लेकिन वेंटिलेटर नहीं होता बाकी में। नहीं। लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है उसमें एक हमारे पास पैरामेडिक होता है फुल ट्रेंड, उनकी बेसिक जो ट्रेनिंग्स हैं उनके सर्टिफिकेशंस होती हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट्स की ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस, एडवांस कार्डिक लाइफ सपोर्ट की सर्टिफिकेशन वो हुई होती है, तो जैसे वो प्रॉपर्ली वहाँ पर रेस्पॉन्ड कर सकें और पेशेंट को प्रॉपर्ली शिफ्ट कर सकें ड्यूरिंग द इंसिडेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑफकोर्स ज्वाइन भी करना चाहते होंगे इस इदारे को, क्योंकि आपको पता है कितने सारे लड़के लड़कियों को मैं जानता हूँ जो कि फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, या पुलिस में अप्लाई करना चाहते हैं या डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से दे आर अनएबल टू ज्वाइन। यहाँ पे ज्वाइनिंग का कोई ट्रेनिंग सेक्शन है आप लोग? ये बहुत आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं चाहता था इस पर बात करना भी। जब हमने, क्योंकि इट्स अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू सर्विस, जब हमने फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की थी, आप बिलीव करें कि हमें बहुत कम लोग थे जिन्होंने रेस्पॉन्ड किया। लोगों को पता भी नहीं था इस तरह से कि 1122 काम किस तरह से करेगी। इट्स अ न्यू यूनिफॉर्म कैडर जो हमने यहाँ इस प्रोविंस में इंट्रोड्यूस कराया है
अब आहिस्ता आहिस्ता उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होता जा रहा है। इसके लिए हमने एक पूरा एक सिस्टम हमारे पास इन प्लेस है जिसमें हम प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करते हैं पोजीशन, और हर पोजीशन की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उनके जो हमारे पास टेस्टिंग एजेंसीज जिसमें इन्वॉल्व हैं उनके टेस्ट लेते हैं, फिर एक फिजिकल इनका एक टेस्ट होता है। उस फिजिकल टेस्ट पास होने के बाद ये इंटरव्यू तक पहुँचते हैं, और इंटरव्यू जब इनका फाइनलाइज हो जाता है तो इनकी मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद ये पंजाब रिपोर्ट करते हैं अकेडमी। इनकी जो ट्रेनिंग्स है बेसिकली 4 to 6 मंथ्स की इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, और उस टेक्निकल ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद वो आकर हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं इस प्रोविंस में। जी बिल्कुल। अच्छा, वो जो ट्रेनिंग है उसकी कोई फीस है या वो भी आप एज अ जॉब ही उनको लेके ट्रेन करा? देखें, जो लाहौर की अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? जी बिल्कुल। लाहौर के साथ बहुत अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन है, बहुत हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस सिलसिले में, और जो रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स। लेकिन जो कैडेट्स की जो बाकी रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो फुलफिल करती है। अच्छा, तनवीर साहब, कभी ऐसा भी होता है कि आप जाते हैं, आप जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पहुँचे और वहाँ पे लोग बहुत जज्बाती हो जाते हैं और एकदम से आपे से बाहर होने लग जाते हैं, उनको किस तरह आप कंट्रोल? जी, कभी कभार हम ऐसा हो जाता है कि उनकी फैमिलीज़ अंदर होते हैं, तो वो हमें मतलब वो करते हैं कि जल्दी से हमारे फैमिलीज़ को बचाएं, वो करें। तो उसमें ये होता है कि हम उनको कूल डाउन कर देते हैं कि हम आपकी मदद को आए हैं, हम आपकी मदद करेंगे, आप रिलैक्स हो जाएं, आपके मतलब फैमिलीज़ को कुछ नहीं होगा, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है। असल में होता है बातचीत करने का तरीका। अगर उनसे बिल्कुल नरमी से अगर हम बात करें तो वो भी बिल्कुल नरमी हो जाते हैं। हम ये जितना भी कोशिश करते हैं कि अगर वो हम पे गुस्सा हो, हम उन पे गुस्सा ना हो, बस कूल डाउन करने की कोशिश लोग हो करते जाते हैं जज्बाती, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब खुदा ना खासा अपने प्यारे जब प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हो जाता है। अच्छा, ख़वातीन और मर्द हज़रात इस तरह के शोबों में शाना बशाना चलते हैं। आप मुझे एक बात बताएं तस्कीन, कहा यह जाता है, मैं ये ज़ाती तौर पे नहीं मानता हूँ, कहा यह जाता है कि ख़वातीन जल्दी जज्बाती हो जाती हैं किसी भी सिचुएशन में या प्रॉब्लम में। और अगर कभी खुदा न खासा किसी कलामिटी का आपको फ़ोन आता है या कोई बहुत ही परेशान है, आप किस तरह कंट्रोल करते हैं? ऐसा है कि इमोशनल जल्दी हो जाती है ख़वातीन, लेकिन जब आप एक डेली रूटीन आपकी बन जाती है ना कि आपने रोज़ कॉल्स जो है वो आप अटेंड कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे आपकी ड्यूटी ये है कि आपको इमोशनल नहीं होना। तो जो कॉल्स आती हैं, कॉल्स पे ही काफ़ी जो वो पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो जाते, भाई जल्दी एम्बुलेंस भेजिए, आप हमसे इतने सवाल क्यों कर रहे हैं? हमें जो है एम्बुलेंस भेजनी है, या हमें जो है वो फायर की गाड़ी भेजनी है, या रेस्क्यू की कोई व्हीकल भेजनी है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम इंफॉर्मेशन जो है वो कम से कम डिटेल जो है उसकी हमें पता हो, ताकि हम जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो हम मुकम्मल तौर पे और परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी पेशी ना रहे। तो उसके लिहाज से ये कि कभी कॉल पे भी घर वाले जो हैं पेशेंट के, वो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि भाई आप सवाल नहीं करें, आप हमें गाड़ी बिल्कुल गाड़ी भेज दीजिए। हम उनसे कहते हैं कि भाई हम आपकी मदद के लिए यहाँ बैठे, और अगर आप हमें डिटेल्स बता देंगी तो हम कॉल पे भी आपको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये भी होता है ना कि कभी कभी वो कहते हैं ना कि जिसमें पढ़ रही होती है उसी को समझ आ रही होती है कि हो क्या रहा है। यूजुअली हुआ ये होता है कि अगर आपके घर में कोई पेशेंट है और इसके कोई प्रॉब्लम है, जिस तरह अभी कोरोना वायरस फैला हुआ था और उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन गिर रही होती थी, तो ऑफकोर्स लोग अब कॉल करेंगे जी हो गया। और दूसरी तरफ से अगर हेल्पलाइन बहुत ही पुरसुकून बात कर रहे हैं, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको ये क्या, तो आपको, जबकि वो बिल्कुल सही कह रही है, उनकी ये जॉब है करने की, जॉब कि वो उस तरफ जो आदमी कॉल करे उसको भी काम डाउन करे, नॉर्मली उससे बात करें। लेकिन जो बंदा कॉल कर रहा होता है जिसके घर में पेशेंट है जिसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन ड्रॉप हो रही है या वो इमरजेंसी में चला गया है, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दूसरी तरफ जल्दी से बात करेंगे, ये हो गया। और वो हेल्पलाइंस यूजुअली ऐसे ही होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर हम बात करें, काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह की जब पैनिक सिचुएशन होती है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप एड्रेस भी तो समझाएंगे और समझेंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि लोग, हम ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कॉपरेट नहीं करते हैं, कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन जैसे आपने भी कहा कि क्योंकि पैनिक सिचुएशन होती है, उनको ये होता है कि हमारे लिए कोई ना कोई जल्दी से मदद के लिए आ जाए। और क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है, एक कॉल का हमने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड रखा हुआ है जिसमें सारी डिटेल्स आ रही होती है, लेकिन हम उसके साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी कर रहे होते हैं कि डोंट वरी, हम लोग गाड़ी पहुंच रहे हैं। कॉल करते तो एड्रेस आ जाता है आपके पास? एड्रेस हम उनसे लेते हैं जी बिल्कुल लेते हैं, उनका नंबर आ जाता है हमारे पास CLI पे, हम उनसे एड्रेस ले रहे होते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं जो रेलेवेंट व्हीकल होती है। तो जैसे ही कॉल आती है, कॉल डिस्पैच, जैसे ही एड्रेस हमें मिल जाता है, गाड़ी तो डिस्पैच हो जाती है, लेकिन हम उसके साथ कनेक्ट रहते हैं और उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं अपने उस जो रेलेवेंट व्हीकल के साथ। तो वो जो पेशेंट होता है या उसका जो अटेंडेंट होता है वो हमारे साथ
कंटिन्यूसली कनेक्टेड होता है कि कहीं भी वो पैनिक ना हो, और जब तक हमारी वहाँ पर गाड़ी पहुँच जाए, और इवन उनको अगर फर्स्ट एड देनी होती है तो हमारे पास डॉक्टर्स भी डिप्लॉयड है कंट्रोल रूम में, जो अगर हम उनके साथ कनेक्ट करके उनको इनिशियली फर्स्ट एड भी वहाँ पर दिलवा सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक तो जो हमारे पास कॉल आए तो उनको हम प्रॉपर्ली काउंसिल करें, उनकी पूरी डिटेल्स लें, और गाड़ी हमारी जो रिस्पॉन्स करे या जो हमारी टीम रिस्पॉन्स करे वो ऑन टाइम उनके पास रिस्पॉन्स करें, क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर जो 1122 के लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमें अपना एक ट्रस्ट डेवलप करना है इस प्रोविंस में। जब तक ट्रस्ट नहीं आएगा तब तक आपको पता है काम नहीं चलेगा। और अब क्योंकि सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट हो रही है, और इवन अब लोग इंतज़ार करते हैं कि 1122 का आए। इट्स अ वेरी न्यू सर्विस, लेकिन अब हमने देखना शुरू कर दिया है कि जब अब डायरेक्ट ऑपरेशन पे जो लोग जाते हैं, इवन मैं भी जब उनके साथ जा रहा होता हूँ, तो लोग कहते हैं कि वेयर इज 1122, और 1122 से इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड न्यू थिंग, रिलायबिलिटी बिल्कुल आ रही है। वेरी नाइस। ख़वातीन और हज़रात, 1122 रेस्क्यू 1122 एक बेहतरीन अदारा है। सिर्फ ये नंबर आपको याद रखना है जो है कि है 1122। अगर खुदा ना खास्ता कभी भी किसी भी किस्म की कोई इमरजेंसी हो, कोई डिज़ास्टर हो, तो ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये यहाँ से बहुत सारा आप बहुत तरह की आप मदद ले सकते हैं। चाहे फायर ब्रिगेड आपको चाहिए हो, एम्बुलेंस चाहिए हो, खुदा ना खास्ता घर में कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो कि आपके आउट ऑफ कंट्रोल होती है, कभी कभी पानी की पाइपलाइन फट जाती है, पूरा घर फ्लड हो जाता है, सिर्फ एक इलाके में ये होता है और आपको समझ में नहीं आ रहा तो करें क्या। तो 1122 एक मुस्तनद इदारा है, एक ट्रस्टेबल इदारा है, आप इन्हें कॉल करके यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और भाई मैं चाहता हूँ तालियाँ, ये लोग अपनी भी जानों पे खेल के आप लोगों की जानें बचा रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वक्त हुआ जाता है किचन क्वीन का। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं असफर आप? मैं बिल्कुल ठीक। क्या बना रही हैं आज आप? भाई आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा, क्योंकि आपको पता है शबान का महीना चल रहा है और बड़ी रात आने वाली, यानी कि शब बारात आने वाली है, तो हम बनाएंगे आज चने की दाल का हलवा। अब बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि चने की दाल का हलवा हम बनाएं कैसे, और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, भूनना पड़ता है। तो बिल्कुल देखें, कहते हैं ना कि मेहनत का फल जो है, सब्र का फल जो है वो मीठा होता है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो ही आपको फल जो है वो मीठा मिलेगा। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले चने की दाल ले ली, 1 पाव यानी 250 ग्राम्स हमने चने की दाल ली। उसको जो है मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया। सोक करने के बाद मैंने उसको जो है वो दूध में बॉईल करा, और बॉईल करने के बाद उसको जो है मैंने जो है वो ब्लेंड कर लिया चने की दाल को। साथ में हम यहाँ पे ले रहे हैं तकरीबन जो है वो घी ले रहे हैं इसके अंदर। अब आपके पास देसी घी हो या कोई और अच्छे ब्रांड का घी हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, आप कौन सा यूज़ करें, लेकिन अगर देसी घर का बना हुआ घी हो तो उसकी क्या ही बात है। तो वो मैंने तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ घी ले लिया। साथ साथ इसके अंदर 1 कप के करीब हम चीनी शामिल करेंगे और चंद इलायची हम इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ इसके ऊपर गार्निशिंग में हम खोपरा डालेंगे और जर्दे का रंग, क्योंकि रंग से जो है जब हम इसके अंदर रंग शामिल करते हैं तो बड़ा खूबसूरत इसका कलर आता है, बड़ा प्यारा इसका टेक्सचर आता है। और इसको आप गार्निश करें बादाम के साथ या जो भी आपको पसंद हो। लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ाफ़रानी केवड़ा। उससे क्या होगा कि जब आप इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा हम ऐड करते हैं, जो हम बाज़ार में जिस तरीके से हलवे खाते हैं ना, तो उसमें जो एक खुशबू आ रही होती है एक अलग से, तो वो उसका रीज़न ये होता है ज़ाफ़रानी केवड़ा वो उसके अंदर बिल्कुल लास्ट में फ्लेम ऑफ करते वक्त शामिल करते हैं, तो उससे बड़ा प्यारा सा जो है उसकी खुशबू आती है, अरोमा आता है। अच्छा, जब चने की दाल आप भिगो रहे हैं तो सुबह में आप देखेंगे उसके ऊपर एक झाग सा आ जाता है। तो आपने क्या करना है कि उसको आपने वॉश कर लेना है चने की दाल को, और फिर उसके बाद आपने उसको बॉईल करना है। इतना बॉईल करना है कि दूध जो है वो खुश्क हो जाए उसके अंदर, और उसके बाद जो है आपने उसको क्या नाम है खुश्क दूध हो जाए और चने की दाल बिल्कुल गल जाए। उसके बाद आपने उसको निकालना है, थोड़ा थोड़ा दूध शामिल करके उसका पेस्ट बना लेना है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है वो चने की दाल जो है वो पिसवाने दी हुई है, जैसे ही पिस के आती है तो साथ साथ हम इसको शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं इसके अंदर 1 कप के करीब। अच्छा जी, हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, उसके बाद फ़ौरन रेसिपी स्टार्ट करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों को यही बात एक बार फिर मैं समझाना चाहता, जैसा थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहे थे, रेस्क्यू 1122 एक बेहतरीन रेस्क्यू सर्विस है जो कि पूरे मुल्क में काम कर रही है और अब सिंध में भी मौजूद है, कराची में है, सजावल में है, ठट्टा में है, काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जिनमें सिंध में ये सर्विस ऑन हो चुकी है। 1122 सिर्फ ये नंबर आपने डायल करना है। कोई भी डिज़ास्टर हो, खुदा ना खास्ता किसी भी आप मसले में फंसे हुए हो, चाहे कहीं पे आग लग गई हो, चाहे कोई बीमार हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो किस एम्बुलेंस को कॉल करें, आपने सिर्फ 1122 नंबर डायल करना है और उस फ़ोन नंबर पे वहाँ पे जो कॉल सर्विस है, जो कंट्रोल रूम में कॉल आपकी जाएगी, वहाँ पे आपने पुरसुकून तरीके से अपना प्रॉब्लम बताना है, उनको समझाना है कि मसला क्या है और फिर उस हिसाब से आप तक एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से आप तक रेस्क्यू सर्विस 8 से 12 मिनट के दरमियान में पहुंचा दी जाएगी। लेकिन एक वही रिक्वेस्ट कि खुदा ना खास्ता कभी भी इस तरह की कोई भी कैलामिटी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इस तरह की इमरजेंसी हो, आपने पैनिक नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पैनिक करके चीज़ों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। हम परेशानी में और ज़्यादा गलत कदम उठा लेते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले टीम ने भी यही कहा था कि अगर कभी भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आई हुई हो तो आप जब पैनिक करते हैं तो आप पेशेंट का भी नुकसान करते हैं और जो टीम आ रही होती है उनका भी नुकसान करते हैं। कितनी दफ़ा हम लोगों ने इस तरह की वीडियोस देखी है कि रेस्क्यू टीम पहुंची है या कभी कभी पुलिस भी पहुंची है, कोई डॉक्टर्स की टीम पहुंची है और पेशेंट की जो फैमिली होती है वो लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। ये एक बिल्कुल भी मुहज़्ज़ब जो लोग होते हैं उनका तरीक़ाकार नहीं होता। मुहज़्ज़ब माशरे ऐसे नहीं करते। आपको पैनिक नहीं करना। देखिए, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और बरहक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ इस तरह के इदारों से, इनकी टीम से, इन रेस्क्यू टीम से आपने ताउन करना चाहिए और बहुत ही तहम्मुल के साथ आपको वेट करना चाहिए कि ये अपना काम मुकम्मल कर दे। अगर आप लोग पैनिक करते रहेंगे और समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अभी कोरोना वायरस का दौर गुजरा था, उसके बाद अभी फ्लड्स आए थे, कितने सारे लोग परेशान थे और समझ में नहीं आ रहा था कॉल किसको करें। तो 1122 एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी अप्रोच है। बस एक ही नंबर आपको कॉल करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके घर के अंदर भी कोई खुदा ना खासा आग लग जाए, कोई कभी कभी सुनने में भी आ रहा होता है कि छत गिर गई है, कोई इस तरह का मसला हो गया, तो आपने सिर्फ ये नंबर डायल करना है और रेस्क्यू सर्विस आप तक पहुंच जाएगी। और अगर वो हजरात, वो बहन भाई, वो लड़के लड़कियां जो कि इस रेस्क्यू सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, इनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई करके एक पूरा ट्रेनिंग का सिस्टम है, वहाँ से अपने आप को आप ट्रेन कर सकते हैं और आप बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नूरलाइन, कैसी हैं आप? आपको और यहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है सबको अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। बहुत और जो भी TV1 की जो नशरियात में जो भी बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा जो भी होता है उन सबके लिए बहुत सारी दुआएं। और अरे बात पहली दफा किसी ने बैक कैमरामैन के लिए दुआएं करवाई है। जी जी, आप सबको अल्लाह मियां अपने मकसद में कामयाब करे और इसी तरह से आप लोग हम सबको एंटरटेन करें। मैं सुबह से आपका शो देखती हूँ, आज आप लोगों ने 112 को बुलाया हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उनको बुलाया है, क्योंकि देखें जो हमारी हर वक्त यानी कि कहें बर वक्त मदद के लिए, हर वक्त मदद के लिए हमारे तैयार होते हैं, एक फोन कॉल पे हमारी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। हम पे जरूरी है कि हम उन्हें यहाँ अपने शो में बुलाएं और उनकी इसी तरह से पजीराई की जाए ताकि आगे भी वो इसी तरह से मदद कर सके। बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। ये इसी तरह से आपने ये जो आज 112 को बुलाया मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि देखिए लोग मदद के लिए तो बुला लेते हैं लेकिन उनको दाद रसी नहीं कर पाते उनकी इस तरह से। अब देखें आपका चैनल कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। सबको पता चल रहा है कि 112 इदारा हमारे पाकिस्तान में किस तरह से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तो आपको बहुत सारी आपकी दुआएं, आपके जो भी आपकी टीम का हिस्सा, हर टीम मेंबर के लिए ढेर सारी दुआएं। इसी तरह से आप प्रोग्राम करते रहें और सबकी इसी तरह से आप तारीफ करते रहें। थैंक यू। जो काम कर रहा है उनके काम को इसी तरह से सराहा जाए तो काम और बेहतर से बेहतरीन होता है।
बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल्लाह कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको बताते चले, रेस्क्यू 1122 1122 ये नंबर है। कोई भी खुदा न खासा प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे मदद ले सकते हैं। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे आपसे किचन में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और चलते हैं किचन क्वीन की तरह। अच्छा जी, हमने हमारी रेसिपी जो है वो अब स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके अंदर घी शामिल करेंगे तकरीबन 1 कप के करीब, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे इलायची। मैं इसके अंदर घी शामिल कर देती हूँ, और ये हमारे पास चंद दाने इलायची के मौजूद हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने ना ब्रेक करके और फिर शामिल करना है। तो ये देखें, इस तरीके से इसको अपने हाथ की मदद से आप तोड़ लें और जो है इस तरह आप शामिल कर दें। अगर आपको पाउडर फॉर्म में पसंद है तो आप इलायची के अंदर से दाने निकाल के उसको पीस लीजिए, वो शामिल कर दीजिए। आप चाहें तो सिर्फ इलायची के दाने साबुत शामिल कर लें। अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है, बहुत से लोगों को इलायची जो आती है खाने में तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। कि अगर आप इलायची का पाउडर शामिल करना चाहें वो कर दें, अगर आप चाहें तो इलायची को जो है उसके बीज निकाल के शामिल कर दें, या आप जो है साबुत इलायची शामिल कर दें। तो जैसे ही इसमें से इलायची की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो हमने जो दाल का मिक्सचर तैयार किया था, पेस्ट टाइप तैयार किया था, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। आपने थोड़ा सा जो है वो दूध शामिल करते हुए इसको पीसना है, और ये देखें इस तरीके से आपने एक पेस्ट बना लेना है इसका, ठीक है। ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब इसको बहुत से लोग कहते हैं कि ना भूनना पड़ता है, तो बिल्कुल चने की दाल का हलवा थोड़ा सा मेहनत वाला ज़्यादा होता है, इसमें वाकई इसकी भुनाई करनी पड़ती है। तो आपने इसको जो है स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं करना है, वरना ये वाकई जो है ना वो लगना शुरू हो जाता है। और आहिस्ते से जब आप इसको पकाएंगे ना तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको पकाते जाएंगे आप, तो ये जो है थिक होना शुरू हो जाएगा। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगा, इसकी एक ट्रिक होती है कि ये जब इसको मैं थोड़ा सा पहले तो फ्लेम हल्का कर दूं। अच्छा, इसकी ट्रिक ये होती है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये डन हो गया है। आपने इसको भूनना है, इसकी खुशबू आने शुरू हो जाएगी हल्के उस पर, और ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह छोड़ना शुरू कर देगा। अभी तो पहले ये पकेगा। ज़ाहिर है चने की दाल वैसे तो हमारी कुक्ड है, लेकिन फिर भी एक जो कहते हैं ना हलवे जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं ना कि सब्र का फल वाकई मीठा होता है। तो जब भी वाकई हलवे जब बनते हैं ना तो उसमें वाकई जो है ना बड़ी मेहनत होती है। और यकीन माने अभी जैसे ही हमने डाला है, थोड़ा इसको पकाना शुरू किया, तो बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई है। तो जो है जैसे ही ये बड़ी रातें आ रही होती हैं, या शब महराज के बाद जब शब बारात आती है, तो उसमें हम लोग बहुत सारी तरह तरह के हलवे बनाते। मुझे याद है हमारे बचपन में जब हम जो है शब बारात आती थी, तो हम प्लेट्स में भर के ना हमारी अम्मी तरह तरह के हलवे बनाती थी, जिसमें सूजी का हलवा होता था। अच्छा, सूजी के भी 2-3 तरीके के हलवे होते हैं। एक तो जो है वो दूध में पकता है खोए के साथ, एक जो है इसी तरह जैसे हलवा पूरी के साथ मिल रहा होता है वो होता है, एक जो है आपको जो पीसेस वाला होता है, हार्ड वाला जो शीरा डाल के बनाते हैं वो होता है। तो बड़ी सारी वैरायटी होती है हलवों की। इसी तरीके से बेसन का हलवा बनता है। तो शब बारात में ना बहुत सारी तरह तरह के ना हलवे हम बांटने जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। सब घरों में जाते थे, और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे ये लगता था जब हम किसी घर में जाते थे ना और वो पकड़ के बिठा लेते थे, चलो आप यहीं पे खाना खाओ। तो मुझे वो बड़ा बुरा लगता था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना इस तरह हम किसी के यहाँ जाएं और खाएं। तो वो ना एक हम छोटे होते थे, इतना हम खा भी नहीं रहे होते, तो वो जब हम जाते थे ना और वो बिठा लेते थे ना खाने के, तो मुझे एक आंटी थी वो हमेशा जो है ना अपने घर पे ना मुझे बिठा लेती थी। तो मैं हमेशा अम्मी को बोलती थी मैं इनके घर नहीं जाऊँगी देने के लिए, क्योंकि ये मुझे बिठा लेंगी खाने के लिए फिर, और मैंने खाना नहीं होता। क्योंकि ज़ाहिर आप बच्चे होते हैं, आपकी अपनी चॉइसेस होती है। बच्चों को हलवे इतने कहाँ पसंद होते हैं, उनको स्वीट्स पसंद होती है, दूसरी चीज़ें पसंद होती है। उनके खीर बनी होती थी, तो वो हमेशा मुझे खीर के लिए ना बिठा लेती थी कि नहीं बैठ जाओ, चलो अब बच्चे आए हैं तो उनको हम खिला के भेजेंगे अपने घर पे। तो ये चीज़ बड़ी होती थी। अब तो वो रिवाज आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों के ख़त्म ही होते जा रहे हैं। जाना, देना, बांटना, मिलना मिलाना
पड़ोस में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। महंगाई ने एक तो इतनी कमर हमारी तोड़ दी है कि हम लोग के बजट ही नहीं होते, एक तो होते, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बहुत सारा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, अपने घर में थोड़ा सा बना के अपने बच्चों को ही खिला दें। कोई ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई फरमान नहीं दिया कि आप देगे चढ़ाएं, आपके पास ना हो, कर्जे करके और फिर उसके बाद आप जो है उसको जो है बांट रहे हो। तो अल्लाह ताला का कोई ऐसा वो नहीं है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि आप अपने घर में बना के भी अल्लाह के नाम से जो है ना वो अपने बच्चों को भी खिला देंगे तो वो भी अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। तो जो है और सबसे ज़्यादा इबादत में अपना वक्त सर्व करें, क्योंकि हम ख़वातीन क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस होता है कि हम खाना पका लें, तो उस वक्त हम थक के इतना चूर हो चुके होते हैं कि हमारे अंदर नमाज़ पढ़ने की भी हिम्मत नहीं होती है या जो है पूरी रात इबादत करने की हिम्मत नहीं होती है। तो कोशिश करें कि उतना करें जितना आप कर सकें, उसके बाद जो है ना आप अल्लाह ताला को, क्योंकि ये रातें जो होती हैं ना दुआओं की होती है, माफ़ी की होती है। जो लोग आपसे नाराज़ हैं उनको मना लिया करें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी कितनी ज़िंदगी है, कितना आपने जीना है, कुछ भी नहीं पता, आपको नेक्स्ट मोमेंट का ही नहीं पता। तो कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ख़त्म कर दिया करें और मिल के रहें सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। और कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो उससे आपका रुतबा अल्लाह ताला बढ़ाते ही हैं, कम नहीं करते। अच्छा, इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर देखें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो गया है, ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करेंगे तो क्या होगा कि ये दोबारा से जो है ना वो पतला हो जाएगा। अभी तो मैंने बहुत कम क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि जो है आप लोगों को मैं इसका एंड रिज़ल्ट दिखा सकूँ, ताकि आप लोग के सामने आ सके। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से, बड़ी प्यारी सी महक आ रही है। तो अब इसका थोड़ा सा कलर जैसे ही और चेंज होगा तो मैं इसमें जो है वो चीनी शामिल कर दूँगी। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब आपकी मुलाकात कराएंगे लाखों दिलों की धड़कन। इनका नाम सुनते ही कई उदास चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में चमक हमारे साथ हैं हकीम शाह नज़ीर। सलाम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कुछ गलत तो नहीं कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, गलत तो नहीं कहा शायद मैंने? नहीं, वैसे दिलों की धड़कन आप खुद हैं माशाल्लाह से। मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं जानता और जो आपके प्रोग्राम टीवी ड्रामास नहीं देखते हैं। और माशाल्लाह आपकी फ़ैन फॉलोइंग मैं खुद सलूट करता हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं आपके सामने कर रहे हैं। नहीं, मैं वाकई में मैं आपके सामने हूँ, ये हमारे लिए एक बड़ी बात है। नहीं हकीम साहब, बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? असफर भाई, आजकल आपने देखा होगा बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे जी, और कद बढ़ाने के लिए एक बात याद रखिएगा, जो 14 साल से लेके 21 साल तक की एज होती है वो कद बढ़ाने के लिए मेडिकेशन यूज़ करने की होती है। अगर आपका कद नहीं बढ़ रहा, 14 साल से कम उम्र है, वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, अचानक जंप लेते हैं, कद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये लड़कियां और लड़के ये दोनों के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि अक्सर लोगों का विरासत से भी छोटा कद होता है और एक होता है कि गला अक्सर ख़राब रहता है, उसकी वजह से भी नशोनुमा में कमी आ जाती है। तो आज हम उसको क्योर करना भी बताएंगे। और दूसरा एक जो देरीना एक प्रॉब्लम है कि बाल गिर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। एक तो गिरना भी है, उसको भी रोकना है, और दूसरा बाल बढ़ते हैं, उसके लिए एक रेसिपी हम बनाकर दिखाएंगे जो बहुत पसंद आएगी आपको। अच्छा हकीम साहब, कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग असरात होते हैं। जिस तरह अगर आप पंजाब या केपी की साइड पे देखें तो वहाँ पर कुदरती लोगों के कद लंबे होते हैं, बच्चों के भी, और सेहत भी ज़्यादा होती है। कराची के अंदर क्यों इतनी सेहत की कमी होती है? देखिए, कराची के अंदर सी साइड है, आपने अक्सर देखा होगा साइनसाइटिस एलर्जी बहुत ज़्यादा, साइनसाइटिस की, हाँ, गला अक्सर बच्चों का ख़राब रहता है जिसकी वजह से टॉन्सिल्स भी होते हैं। इसके अलावा जो है जो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं वो भी चीज़ एक जो है आप नोट करिए आप, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सब्जियों का इस्तेमाल होता है और ना ही जो है वो जैसे सी फूड्स हैं वो इस्तेमाल किया करें, वो भी नहीं करते हैं। अब सारी चीज़ें जो हैं वो चटपटे की तरफ चले जाते हैं, जो कि आपकी सेहत नहीं बनती है, उससे नुकसान ही होता है। अच्छा हकीम साहब, बहुत सारे सवालात होते हैं जो कि हमें इंस्टाग्राम पे आए हुए होते हैं ताकि हम आपसे वो सवाल पूछें। अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो आप कॉल करके हकीम शाह नज़ीर से अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं लाइव। हकीम साहब, ये अलमाज साहिबा ने हमसे कराची से ही पूछा है कि मेरा बेटा है, उसकी तकरीबन उम्र 5 साल के करीब और खाने का चोर है, कुछ भी नहीं खाता, भाग भाग के खिलाओ तो भी कोई ऑल फॉर मतलब पैकेट की जो बिस्किट वगैरह की चीज़ें होती हैं उन्हीं की जिद करता है और वही खाता।
देखें ये जो बाहर की चीज़ें, क्योंकि बच्चों को शुरू से आदत डालनी होती है घर की चीज़ें खाने की, एक चीज़। दूसरा, जो बच्चे बिल्कुल नहीं खा रहे थे, माएँ भाग रही होती हैं पीछे, बच्चा फिर भी नहीं खा रहा होता, तो आपने सिर्फ एक दाना खुश्क आलू बुखारा ले लें, 1 कप पानी में डाल दें, खुश्क आलू बुखारा। खुश्क आलू बुखारा, और थोड़ी देर के बाद उसे शेक करके चम्मच के साथ उसे छान के वो पानी पिला दें। आप देखिएगा आपके हिस्से का भी खाना खा जाएगा बच्चा। इतनी भूख लगेगी उसे। भूख खुल जाएगी आप कह रहे हैं? बिल्कुल भूख खुल जाएगी और खाना पीना बेहतर हो जाएगा उसका। अच्छा, ये हमें भेजा है नीलिमा साहिबा ने इस्लामाबाद से। मेरी बेटी है तकरीबन 18 साल की, 12 साल की उम्र से उसकी सर में जुएं हैं। हर तरह का रेमेडी कर ली, जबकि वो 13-14 साल की थी तो लड़ झगड़ के उन्होंने गंजा भी उसको 13-14 साल की उम्र में करा दिया, लेकिन अब वो 18 साल की हुई है, फिर उसको जुएं आ जाती हैं और कह रही है कि इतनी है कि वो गिर रही होती हैं। हाँ, ये हो रही हैं। ये उनके साथ होता है जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहते हैं साथ में, उनके एक के सर पे भी होगा, वो सबके सर पे आ जाती हैं। ठीक है, एक इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें, स्कार्फ फुल रखा करें। और एक नीम के बीज होते हैं, नीम के बीज आप ले लें, उससे बारीक पाउडर बना लें, उसकी 1 चम्मच इतने सरसों के तेल में मिला लें कि वो पेस्ट बन जाए और पूरे सर पे लग जाए। आधा घंटा लगाना है रोज़ाना, सिर्फ 5 दिन तक। आप देखिएगा ना जूं रहेगी ना लीखें रहेंगी सर पे, न रहेगा बांस न बजेगी बांस। अच्छा, ये हमसे अकमल साहब ने पूछा है कराची से। कराची ने पूछा, उन्होंने कहा कि जब भी मैं शेव करता हूँ अपने चेहरे पे तो बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है, और रेडनेस के बाद वहाँ पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, लेकिन वो दाने पेनफुल नहीं होते। ये एलर्जी के होते हैं ये, और ये अक्सर लोगों के साथ जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ये उनके साथ होते हैं। आप लाल फटकड़ी ले लें, लाल फट, एक वाइट फटकड़ी होती है, एक लाल होती है, उसको पानी में गीला करके आप अपने शेव के बाद आप लगाया करें। एक तो उससे ये है कि आपके पोर्स ओपन नहीं होंगे, दूसरा ये है कि जो उसका जो जरासीम होते हैं वो उससे ख़त्म हो जाएंगे, दाने नहीं निकलेंगे। दाने नहीं निकलेंगे। अच्छा, हमारे साथ अंबर की कॉल है इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम अंबर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? मेरा हकीम साहब से ये क्वेश्चन है कि मेरी बेटी की एज है ना 7 साल, तो वो दिन ब दिन वीक होती जा रही है और उसकी हाइट भी वैसे नहीं हो रही। मतलब लड़कों की और लड़कियों की एज वो हाइट में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन अब वो मेरा भतीजा है, वो माशाल्लाह 7 साल का, तो वो उससे काफ़ी हाइटेड लगता है। तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? मेरी बहन ये बताइए, उनका गला ख़राब तो नहीं रहता अक्सर? नहीं, उसको सिर्फ जैसे पोलन एलर्जी होती है। ये एलर्जी होती है, सेम यही है। हम लोग इस्लामाबाद में ना, तो इस्लामाबाद में ये इसको एलर्जी के मौसम में पोलन एलर्जी होती है। बेहतर। मेरी बहन आप स्क्रीन के सामने आ जाइए। असर भाई, इसमें ये होता है कि जैसे पोलन एलर्जी है, ये भी गला ख़राब करती है, एक ये रीज़न भी होती है, और दूसरा ये है कि ये बच्चे अभी ग्रोथिंग एज में हैं। ये कभी आपको पतले नज़र आएंगे, कभी मोटे नज़र आएंगे, कभी काले नज़र आएंगे, कभी गोरे नज़र आएंगे। तो ये असल इनकी शक्ल जो है वो 14 साल के बाद आ जाती है कि अब ये शख्सियत है इसकी। ठीक है, इनको चाहिए सिंघाड़े होते हैं ना सफ़ेद वाले, जो पंसारी से मिलते हैं, इससे बारीक पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना दें, और ये कुछ अरसा दे दें। एक तो इसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, दूसरा हाइट भी बेहतर हो जाएगी। हाइट भी बेहतर हो जाएगी। ज़बरदस्त। अच्छा हकीम साहब, रुबीना जैद ने लाहौर से पूछा, इनका बेटा है 4 साल का और बेतहाशा उसको रेशा रहता है, खांसी रहती है, कभी सही होता है कभी नहीं होता, लेकिन खांसी रहती ही है, रेशे वाली। देखें असर भाई, इसमें ये होता है कि जैसे बाज़ लोगों के वालिदैन में होती है प्रॉब्लम, अस्थोमेटिक एलर्जी या साइनसाइटिस एलर्जी, वो बच्चों में भी आती है। ये कुछ अर्सा तंग करती है ये, और इनको चाहिए, एक पत्ते आते हैं बनफशा के पत्ते, ये हमारी एंटी एलर्जी होती है। इसका कहवा बना के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर को, 2 चम्मच शाम को दें, दिन में 3 बार 2-2 चम्मच दें, और ये कुछ अर्सा दे दें। जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे बंद कर दें। सुनिए, बनफशा का ये जो आप अरक कह रहे हैं, ये कड़वा तो नहीं होता? नहीं, जैसे सब चाय होती है ऐसा बनता है। ऐसा तो उसके अंदर कुछ चीनी मिला दें? मिला सकते हैं, लेकिन चीनी ना मिलाएं, शहद थोड़ा सा मिला लें तो ज़्यादा बेहतर। तो हकीम साहब, मुझे याद पड़ता है कि बचपन में कभी कभी मेरी मम्मी इन चीज़ों में ज़ाफ़रान थोड़ा सा मिला देती थी। हाँ, उसके लिए बलगम रेशे खुशबू के लिए, जायके के लिए। नहीं, अब बच्चा छोटा है, ज़ाफ़रान गर्म होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो ये बनफशा के पत्तों का जो है ये बहुत बेहतरीन है, ये एंटी एलर्जी है। एंटी एलर्जी। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बुशरा साहिबान से। जी अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। क्या सवाल है आपका? मैंने ना हकीम शाह जी से बात करनी थी। जी अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन।
वालेकुम सलाम भाई, मैंने आपसे पूछना था कि ये जो अमृत धारा है इसके फवायद क्या हैं और मतलब इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ना, मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके फवायद बता दो, उसका तरीकेकार बता दे। अमृत धारा बेहतर। देखिए अमृत धारा किसी भी पंसार पे मिल जाता है। आजकल तो लोग बना के रख लेते होते हैं। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, सत्य अजवाइन, सत्य पुदीना और सत्य काफूर। ये तीनों को मिला लें, ये खुद ब खुद लिक्विड बन जाता है। इसे अमृत धारा कहते हैं। अगर आपके दांत में गर्म ठंडा लगता हो या आपको पायरिया के असरात हों या दांतों में दर्द रहता हो तो आपने 10 कतरे अमृत धारा के 1 कप पानी में डाल के दिन में 2 बार कुल्ली करें आप। ये पायरिया भी ख़त्म करता है, गर्म ठंडा लगता हो दांतों में वो भी ख़त्म करता है, और अगर दांत में दर्द रहता हो तो कॉटन पे लगा के आप दांत पे भी रख सकते हैं। एक तो ये मसूड़ों की सूजन को भी ख़त्म करता है। दूसरा, अगर आपको सर में दर्द रहता हो तो थोड़ा सा अमृत धारा सर पे माथे पे लगाएं तो इससे भी दर्द ख़त्म हो जाता है। एक मतली कर रही होती है तो इसके 1 कतरा जो है आधे कप पानी के अंदर डाल के वो पी लें आप, मतली आपकी ख़त्म हो जाती है। तो ये पेट के लिए भी बहुत बेहतर है। ज़बरदस्त। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो आप इस सवाल का जवाब जान सकते हैं ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और हकीम साहब क्या रेमेडी बता रहे हैं? जी, आज मैंने स्टार्ट में जिस तरीके से कहा है कि कद बढ़ाने के लिए ये 14 साल से लेके 21 साल तक वाले से इस्तेमाल करेंगे जिनका कद नहीं बढ़ता, और ये लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल करेंगे। और इसमें हमने टोटली 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है सिंघाड़ा, जिसका मैंने अभी एक खातून को मशवरा दिया अपने बच्चे को देने के लिए। सिंघाड़ा आप लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। और ये है शकाकुल मिश्री। जी हाँ, ये भी मीठी होती है। इसका वज़न भी हम लेंगे 50 ग्राम, ये इसका पाउडर हमने डाला। और ये है मस्तगी की लकड़ी, एक मस्तगी का गोंद आता है, गोंद नहीं लेना, लकड़ी लेनी है। ये इसका वज़न हम डालेंगे 20 ग्राम। और ये है मीठी वाली मिश्री, पूजा मिश्री कहलाती है, ये हम डालेंगे इसमें 100 ग्राम, 100 ग्राम। इन तमाम को मिला लें। इन सबको मिला के एक ही मशीन में डाल के भी पाउडर बना सकते हैं। इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 गिलास दूध या 1 कप दूध के साथ, या जितना दूध पी सकते हैं आप, तो इसे इस्तेमाल करना है 3 महीने तक। पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट रोज़ाना। आप देखिएगा इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी। और ये किस एज ग्रुप के लिए? 14 साल से लेके 21 साल तक के। 14 से 21 के बीच। 14 साल से लेके 21 साल वाले। 14 साल से कम वाले भी इस्तेमाल ना करें, 21 साल से ज़्यादा वाले भी ना करें, क्योंकि 21 साल के बाद कद नहीं बढ़ता। कद नहीं बढ़ता। तो 14 से 21 में बच्चों को इसी के बीच में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह देखना आप बहुत सारी दुआएं हमारे साथ होंगी। और ये रेसिपी जो है, मेरे ख्याल में रेसिपी कार्ड भी चल रहा है जी, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, आमना की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम जी सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा हकीम साहब से ये सवाल है कि मेरे फेस पे बहुत ज्यादा फ्रैंकल है, वो मैं इलाज भी कर रही हूँ बट वो जा नहीं रही काफी अरसे से। अगर कोई इजी सी रेमेडी हो तो बता दें प्लीज। अच्छा, आमना आप कह रही हैं फ्रैकल्स हैं या पिंपल्स हैं? यस, फ्रैंकल है। फ्रैकल्स हैं, ठीक है। अभी एज कितनी है मेरी बहन आपकी? 22। बेहतर। देखें, जिन लोगों के भी चेहरे पे फ्रैकल्स यानी दाग धब्बे छाइयाँ, और बाज़ लोगों के इसके ओपन पोर्स भी होते हैं, खड्डे निशान भी होते हैं, और स्किन हमवार नहीं होती है, और पिगमेंटेशन ऐसी होती है कि बटरफ्लाई की तरह भी बनती है। तो ये तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके चेहरे पे फ्रैकल्स हों। आपने लेना है जौ का आटा। जौ का आटा आप ले लें 20 ग्राम, अनार के फूल 20 ग्राम, संदल पाउडर 20 ग्राम। इन तमाम को कूट छान के आप 100 ग्राम उपटन के अंदर मिला लें। किसी भी अच्छी कंपनी का उपटन ले लें या खुला हुआ उपटन ले लें, पंसारी से मिक्स करके आप रख लें। और जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे गर्दन तक पे लगा लें। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर चेहरा धो लें। आप पहली एप्लीकेशन में देखिएगा आपको कितना फ़ायदा हुआ, और जहाँ आप देख लें कि स्किन बिल्कुल साफ़ होगी वहाँ आप रोक दीजिए। चाहे 1 महीना लग जाएगा तकरीबन। ये डार्क सर्कल्स के लिए भी है? ये डार्क सर्कल्स जो होते हैं ना, ये अंदर से आ रहे होते हैं। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स की शिकायत रहती है तो वो सिर्फ 10 दाने किशमिश के
1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट वो किशमिश खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये 1 महीना कीजिए, आपके डार्क सर्कल्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पानी का टेक ज़्यादा रखें, अपनी नींद पूरी करें। हकीम साहब, लोग कहते हैं कि जो डार्क सर्कल्स हैं, डॉक्टर्स वगैरह का मानने होते हैं कि वो पेट के अमराज की वजह से डार्क सर्कल्स होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ नींद की कमी की वजह से। नहीं, नींद की वजह से भी होते हैं, पेट, बिल्कुल सही कहा, पेट की वजह से भी होते हैं, और साइनोसाइटिस एलर्जी की, जिनको छींकों की प्रॉब्लम रहती है, उनको भी डार्क सर्कल्स रहते हैं। उनको भी रहते हैं। जी हाँ, जब ये प्रॉब्लम्स अपनी आप क्योर करेंगे तो ये डार्क सर्कल्स वैसे ही गायब हो जाते हैं। गायब हो जाएंगे। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है लाहौर से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे क्वेश्चन करना है। मेरा बेटा है 8 साल का, तो सर वो खाता पीता बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे उसकी हाइट भी जो है ना 8 ईयर्स का है, बट उसकी जो हाइट है ना वो यूं लगता है जैसे 5 ईयर्स की है बच्चे की ना। तो मुझे किसी ने बताया था कि अश्वगंधा को अगर वो मिल्क में मिक्स करके दें तो मैं सर इसका कोई इशू तो नहीं है हार्मोन्स के हवाले से, या काइंडली मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और जो 1 to मतलब 10 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसके हवाले से भी बताएं, कोई हाइट के हवाले से, क्योंकि आपने अभी 14 ईयर्स का बताया है, तो काइंडली थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बेहतर मेरी बहन, बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। देखें, अश्वगंधा जिसे हमारे यहाँ कराची में कहते हैं असगन नागौरी, ठीक है, इसके अंदर विटामिन B12 और B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपके पट्ठों के लिए और दर्दों के लिए बहुत बेहतरीन है। ये बाज़ लोग इसको हाइट के लिए भी देते हैं, लेकिन बच्चा छोटा है ये, ठीक है, बच्चा 8 साल से 10 साल का आप कह रही हैं, तो सिर्फ उसको ये सिंगाड़ा फुल फ्रॉम कैल्शियम होता है जो मैंने अभी दिखाया। आप इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी छोटी चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोज़ाना पिलाएं। सुबह नाश्ते के बाद दे दें या शाम को दे दें, 1 टाइम रोज़ाना करना है आपने, और साथ में थोड़ी एक्सरसाइज कराएं, खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की, तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते कद बढ़ जाएगा और भूख भी बेहतर हो जाएगी। कोशिश कीजिए बाहर की चीज़ें ना दें बच्चों को, बाहर की चीज़ें ना दें। ज़बरदस्त। हम चलते हैं किचन की तरफ और देखते हैं हमारा हलवा कहाँ तक पहुँचा। जी शबीनी साहब। हलवा तकरीबन रेडी है। मैंने आपको बताया था चीनी शामिल कर दी थी मैंने, उसके बाद इसको भून लिया, अच्छी तरीके से खुशबू आ गई। अब मैं बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर जो है वो जर्दे का रंग शामिल करूँगी। अच्छा, ये आप करना चाहें आपकी अपनी चॉइस है, ना करना चाहें ये भी आपकी अपनी चॉइस है। वो इसलिए कि जर्दे का रंग इसको बड़ा प्यारा सा जो है वो कलर दे देगा, खूबसूरत लगेगा, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शनल है। साथ में इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ाफ़रानी केवड़ा। जैसे मैंने आपको बताया था कि बाज़ार में जब भी हम जो है वो जाते हैं या हलवा लेते हैं तो उसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। तो बस ये इसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा खोपरा शामिल करूँगी। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको शामिल करना हो तो, ठीक है, और थोड़ा गार्निश में यूज़ करूँगी। साथ में मैं बादाम वगैरह भी जो है वो गार्निश में यूज़ करूँगी। तो ये मैंने एक समझे फ्यू ड्रॉप्स यानी 1 से 2 ड्रॉप्स जो है मैंने इसके अंदर ज़ाफ़रानी केवड़ा की शामिल करे, और दैट्स इट। इसको हमने मिक्स कर लेना है और अब इसको हम सर्व कर देंगे। हमारा जो है वो चने की दाल का हलवा बिल्कुल तैयार है। बहुत आसान तरीके से आप इसको बनाएं, इंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और रेसिपी बताते हैं तो रेसिपी कार्ड भी चल जाएगा। अच्छा, रेसिपी मैं बता देती हूँ। हमने तकरीबन 1 पाव जो है वो चने की दाल ली थी, उसको मैंने ओवरनाइट यानी रात भर भिगो दिया था। भिगोने के बाद मैंने इसको अगले दिन मतलब आज मैंने इसको दूध के अंदर उबाल लिया। दूध इतना रखना है कि 1 पाव के अंदर आप 2 कप के करीब दूध ले लीजिए, क्योंकि ओवरनाइट सोक हुई भी होगी वो जल्दी से गल जाएगी। तो आपने 2 कप दूध शामिल करके इसको इतना पकाना है कि दूध खुश्क हो जाए और दाल गल जाए। उसके बाद आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है, एक पेस्ट बिल्कुल तैयार कर लेना है। थोड़ा सा दूध शामिल करके आप इसको ब्लेंड कर लें, पेस्ट बना लें। फिर आपने घी लेना है, घी के अंदर आपने 2 से 3 इलायची के दाने शामिल करने हैं। उसकी खुशबू आ जाए तो ये चने की दाल का पेस्ट जो आपने तैयार किया था ये शामिल कर दें। इसको भूनना है, इतना भूनिएगा स्लो फ्लेम पे कि इसका कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लग जाए। उसके बाद आप इसके अंदर 1 कप के करीब या उतनी चीनी शामिल करें जितनी आपको पसंद है। चीनी की जब शामिल करेंगे तो वो वापस से पतला हो जाएगा। फिर आपने इसको भूनना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद जब ये घी छोड़ दे यानी पक जाए तो उसके अंदर आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग, खोपरा ऑप्शनल है, डालना चाहें तो ज़ाफ़रानी केवड़ा 1 से 2 ड्रॉप शामिल करने, और आपने इसको सर्व कर देना है। नट्स के साथ किशमिश शामिल कर दीजिए जो आपको पसंद हो। बहुत ईजी रेसिपी है, बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत मज़े का बनता है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मुनीज़ा। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन कॉल्स मुख्तसर रखें क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मिसेस नजम की कॉल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस नजम। हेलो, और कॉल ड्रॉप हो गई। जी हकीम साहब। जी, अभी नेक्स्ट रेमेडी हमारी है जिनके बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हों, बालों में दो मुंह हो रहे होते हैं, सर खाली हो रहा होता है और सर में खुश्की की एक परत जमती है। तो खुश्की सिकरी को भी ख़त्म करेगी, बाल गिरना भी बंद करेगी और बाल लंबे होना भी शुरू होंगे, जो कि आपकी देरीना ख्वाहिश होती है कि बाल लंबे हों। और आपने देखा होगा असफर भाई के बाल पतले हो रहे होते हैं, बेजान हो रहे होते हैं। तो एक ऐसी रेमेडी हम बनाना सिखा रहे हैं जिससे बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से रीग्रोथ भी होंगे और लंबे भी होंगे। आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल, तिल का तेल 1 पाव। इसमें हम डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच के बराबर कपूर कचरी और 1 चाय वाली चम्मच के बराबर हंसराज बूटी, मेहंदी के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच और कमेला पाउडर ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इस तरह मिला के 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के कीजिएगा। पहले ही 10, 12, 13 दिनों में बाल गिरना तकरीबन बंद हो जाएंगे और सर में से खुश्की ख़त्म हो जाएगी। फिर बालों की रीग्रोथ होगी और दूसरा गंजपन के असरात को भी ख़त्म करेगी। बालों का वॉल्यूम बढ़ेगा, 2 मुंह बाल होते हों ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे और घने होना और तेज़ी से लंबे होना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आसान रेमेडी है। 1 पाव तिल का तेल है, कपूर कचरी 1 चाय वाली चम्मच, हंसराज बूटी 1 चाय वाली चम्मच, मेहंदी के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच, कमेला पाउडर 1 चाय वाली चम्मच। इन तमाम को मिला लें, 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार होगा। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मिस नजम अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम जी। देखें सर, मैंने अपने ऑपरेटर से कह के फौरन आपका चैनल वह खुलवा लिया फौरन। मैंने कहा भाई अब से बात नहीं करो, ये क्या कर रहे हैं भाई तुम लोग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिस नजम क्या सवाल है? खुश रहिए आप हमेशा। जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बात जी जी मेरी बहन बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने अभी एलर्जी के लिए बताया था, ये बनफशा के पत्ते जो खांसी के लिए बता रहे थे आप, शहद में मिलाकर। जी जी। तो सर इसको आप जरा दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। सॉरी मैं लिख नहीं पाई थी उस वक्त। और अगर आपका रेसिपी कार्ड चल रहा हो ना तो बहुत हमें ईजी हो जाएगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी इनको कैरी कर लें। जबरदस्त, ठीक है मिस नजम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कि वो जो रेशे के लिए आपने बताया था वो एक बार फिर बता दीजिए। बनफशा के पत्ते, बनफशा के पत्तों का कहवा बनाएं, यानी 1 चम्मच बनफशा के पत्ते 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। तो इसके बच्चों को जैसे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे, उन्हें 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें आप। अगर आप उसको जैसे उसमें जायका चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप शहद मिला लें उसमें, वैसे आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। ज़बरदस्त। हकीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप जब भी आते हैं इतनी सारी चीज़ें आप बताते हैं और हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। ख़वातीन एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके पास आते हैं एक अपनायत मिलती है और जिस तरह प्यार से आप मिलते हैं और एक मुस्कुराहट के साथ हमारे चेहरे पे भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और हम आपसे सीखते हैं कि हम भी आपकी तरह बात करना सीखें। थैंक यू सो मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, जिस तरह आपको पता है ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ होती है, खुशियों और गम का एक ताना बाना ज़िंदगी में बंधा रहता है। एक और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़े स्टार मोहम्मद कवी खान साहब खालिक हकीकी से जा मिले। कनाडा में उनकी वफ़ात हो गई है। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, उनका एक इलस्ट्रियस करियर रहा। मैं उन चंद खुशनसीब एक्टर्स में से हूँ जिन्होंने बेतहाशा कवि अंकल के साथ काम किया था। बहुत ही वार्म, बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत थी उनकी, बहुत सीखा। चलिए चल के मोहम्मद कवी खान साहब का एक छोटा सा पैकेज देखते हैं। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के एक नुमाया तरीन सितारे और बेतहाशा किरदारों में जान भरने वाले मारूफ अदाकार मोहम्मद कवी खान 80 बरस की उम्र में खालिक के हकीकी से जा मिले। कवी खान कुछ अरसे से अलील थे और कनाडा में ज़ेरे इलाज थे। कवी खान ड्रामा इंडस्ट्री के बहुत बड़े लेजेंड और एक ऐसे किरदार थे जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन की हैसियत रखते थे। उन्होंने पाकिस्तान रेडियो पर चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम शुरू किया और 1965 में बाकायदा टीवी पर काम शुरू किया। टीवी और रेडियो के अलावा कवी साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से यादगार किरदार निभाए। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले रेडियो के चाइल्ड स्टार ने करियर के आगाज़ से ही लाहौर को अपना घर बनाया। कवी खान ने न सिर्फ अदाकारी बल्कि हिदायतकारी भी की, मगर उनको फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादा पजीराई ना मिल सकी।
कवी खान ने अपनी ज़िंदगी स्टेज, फिल्म, रेडियो और ड्रामा के नाम कर रखी थी। उनकी खिदमात के बदले उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, निगार अवार्ड और बेतहाशा एजाज़ात से नवाजा गया। कवी खान अपने किरदारों की सूरत में बेतहाशा लोगों के दिलो दिमाग में अपने नक्श छोड़ गए हैं। हम दुआ गो हैं कवि साहब के लिए और शुक्रगुजार हैं उनकी खिदमात के लिए। अल्लाह ताला मोहम्मद कवी खान साहब को अपने जवार रहमत में जगह दे। ख़वातीन और हज़रात, ये जो दोस्त होते हैं, जो अहबाब होते हैं, जो लोग होते हैं आपकी ज़िंदगी में जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, ये मेरा बड़ी बदकिस्मती रहेगी। मैं सोचता रहा कि मैं बस आज कॉल करूँगा कवि अंकल को और कल कॉल करूँगा और देखिए ये ख़बर आ गई। वो लोग जो आपसे करीब हों उनके साथ राब्ते में रहा करें, क्योंकि एक एक करके ये जो लेजेंड्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इस मुल्क से तो जा ही रहे हैं, मुल्क का सरमाया, लेकिन वो रिश्ते, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो अहबाब जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम है और आपने बहुत दिनों से उनसे बात नहीं की है, उनसे बात कीजिए, उनको एहसास दिलाइए कि आप मौजूद हैं और आप और वो एक दूसरे के लिए बहुत मैटर करते हैं। आज का शो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह इंशाल्लाह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।